हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। हम इसमें बात करेंगे कि माइंड जो है वो किस तरीके से बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमने बात की थी कि जो माइंड होता है वो डिफरेंट होता है किससे, ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन जो होता है बेटा वो क्या होता है, ब्रेन आपका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ माइंड की, तो माइंड होता है उसके अंदर जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो थिंकिंग प्रोसेस हो, चाहे वो ऑब्जर्विंग प्रोसेस हो, चाहे वो आपके रिमेम्बरिंग प्रोसेस हो, जितने भी प्रोसेस आपके दिमाग में चलते हैं वो सब किस में कंसिडर किए जाते हैं, माइंड में। और जो जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो आप सबने 10th में पढ़ा है ना साइंस में, जिसके फ्रंटल लोब होते हैं, पेरिएटल लोब होते हैं, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, ये सब क्या है, ये बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, इनमें ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज बोली है कि द माइंड कैन नॉट फंक्शन विदाउट ब्रेन। हम मानते हैं कि जो माइंड है वो कभी भी ब्रेन के बिना फंक्शन नहीं कर सकता, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि माइंड और ब्रेन जो है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ओके, सो हम माइंड को किसका पार्ट मानते हैं, ब्रेन का पार्ट तो मानते हैं, बट हम पूरी तरीके से उसको ब्रेन नहीं मानते। इसमें ये भी बात बताई गई है कि जो पहले के साइंटिस्ट थे वो ये बोलते थे कि यहाँ पे कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं होता माइंड और बॉडी के बीच में। लेकिन कुछ ऐसे रिसेंट स्टडीज हुए जिसमें ये देखा गया कि थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर, ये तीनों चीजें किससे कनेक्ट होती हैं, आपकी बॉडीली प्रोसेस से, यानी आपकी बॉडी की प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल है बच्चों, वो ये बोला हुआ है कि आप लोगों एक इंसान था जिसको बेसिकली ये दिक्कत आ रही थी कि उसकी नसों में से खून नहीं दौड़ रहा था। ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट किसके पास गया, ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास गया। लेकिन तब उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले लिए, फिर भी अगर उसको कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो लास्ट में उसने साइकेट्रिस्ट के पास जाना स्टार्ट किया, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चीजें करके दिखाई, जैसे कि इमेजिनेशन प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको इमेजिन कराया कि भाई आराम से शांत रहो और इमेजिन करो कि आपके खून जो है वो नसों में से दौड़ रहा है, और धीरे धीरे क्या हुआ, नसों में से खून दौड़ने लग गया। सो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें ये बोला गया कि आप जो सोचते हो, जो आपके माइंड में है, उसका इफेक्ट कहीं ना तो कहीं सीधा किस पे पड़ता है, आपकी बॉडी पे बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये जो है हमारा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये बेटा एक नई ब्रांच है जो कि बेसिकली किसके साथ डील करती है कि माइंड जो है वो किस तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट है, रिमेन अंडर स्ट्रेस बिफोर एग्जाम, स्लीप्स गेट्स डिस्टर्ब। अब देखो, जैसे वो स्ट्रेस में आता है तो स्ट्रेस क्या है, एक ऐसी चीज है जो कि अंदर हो रही है, उसके माइंड के अंदर हो रही है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रही है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। एपेटाइट, खाना पीने में भी डिफरेंस होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, किसी किसी को कम भूख लगती है। इम्यूनिटी जो है वो भी वीक होती जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि काम ब्रीथ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, प्रॉपर रेस्ट, ये सब क्या कर सकते हैं, आपके मूड्स और हेल्थ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलर नोशंस अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेसिकली जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन सेंस के द्वारा आपको बताते हैं कि भाई कॉमनली हम ये मानते हैं कि जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, अब आदमी कैसे कंपेयर कर सकते हो आप कि आदमी ज़्यादा नॉलेजेबल है गर्ल्स से, इसका कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं था। तो इसके सर्वे किया गया, इसके बारे में पता लगाया गया, तो ये पता लगाया गया कि ना ही लड़के ज़्यादा नॉलेजेबल है ना ही लड़कियां, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में एक और फैक्ट दे रखा है कि कॉमन सेंस ये बोलती है कि जो आदमी है वो बहुत अच्छे ड्राइवर है। ठीक है, ऑब्वियसली सारी लड़कियां मना ही करेंगी, बट अगर मैं बात करूं कि अगर हम एवरेज निकाला गया, हमारा सर्वे किया गया, तो ये पता किया गया कि जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ ड्राइविंग करती हैं एज कंपेयर टू बॉयज़, यानी कि वुमेन्स जो हैं वो दे कॉज मोर एक्सीडेंट्स। ठीक है, ये पहले वाले लोग बोलते थे, क्लियर, लेकिन कॉमन सेंस ये चीज बोलती है कि पहले वाले फीमेल्स जो है वो ज्यादा एक्सीडेंट करती हैं, मेंस जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। बट रियल में तब सर्वे किया गया, साइकोलॉजिकल स्टडीज की गई, तो ये पाया गया कि ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है,
तो नेक्स्ट थिंग इज रियल लाइफ एग्जांपल दे देते हैं इसका। एक बच्चा है जो कि काफी लेजी लग रहा है क्लास में, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी क्या क्वेश्चन करती है कि क्या वो एंशियस है, क्या वो स्लीप डिप्राइव्ड है, क्या वो डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर वो कोई चीजें जो है, जो लर्निंग स्टाइल है, जो टीचिंग स्टाइल है टीचर का, उसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी बेसिकली कभी भी कॉमन सेंस के इक्वल नहीं होती है, याद रख लेना कि साइकोलॉजी इज नॉट इक्वल्स टू कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के इक्वल नहीं होती है आपकी साइकोलॉजी, ठीक है। पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, साइकोलॉजी हमेशा फैक्ट्स पे बिलीव नहीं करती है, वो एविडेंस पे बिलीव करती है। उसको एविडेंस चाहिए कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। वो डायरेक्टली आप उसको बोलोगे, कोई स्टीरियोटाइपिंग है, जैसे घूंघट की प्रथा हो गई कि घूंघट के रखना का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, राइट। तो ये कॉमन सेंस बोलती है कि आप घूंघट रखते हो दैट मीन्स यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, बट ऐसा नहीं होता, राइट। सो कॉमन सेंस इज नॉट इक्वल्स टू साइकोलॉजी। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। कि साइकोलॉजी कहाँ से आई, कैसे इवॉल्व हुई, पहले ये क्या मानी जाती थी और आज के टाइम पे क्या मानी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी बेसिकली किससे आई है बेटा, मॉडर्न डिसिप्लिन से आई है, ठीक है। उसकी अपनी खुद की छोटी हिस्ट्री है जो कि एंशियंट फिलॉसफी से निकल के आई है। यानी कि सबसे पहले आपकी साइकोलॉजी कहाँ से निकल के आई है, फिलॉसफी से निकल के आई है। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था बेटा स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पहली। अच्छा ये देखिए, साइकोलॉजी का आपको जो एक नाम याद रखना है वो कौन सा है, विलियम वुंट। विलियम वुंट फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहलाते हैं। ये वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहली लैब बनाई थी साइकोलॉजी की इन 1879 इन जर्मनी, लेप्जिग, ठीक है। लेप्जिग में, जर्मनी में इन्होंने अपनी क्या बनाई थी, साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब बनाई थी। वुंट जो थे ये क्या स्टडी करते थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड मतलब आपका माइंड किस चीज से बना है। ये इनका मेन फोकस था स्ट्रक्चर पे। किसके स्ट्रक्चर पे, माइंड के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इनका मेन फोकस किस पे था बेटा, इनका मेन फोकस था माइंड के स्ट्रक्चर। ये कौन सी टेक्निक यूज करते थे, ये इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक यूज करते थे। यानी कि ये क्या करते थे, बच्चों को बुलाते थे, उनकी आंखें बंद करवाते थे, यानी कोई बच्चे नहीं, कोई भी एक पर्सन को बुलाया जाता था, उनकी आंखें बंद कराई जाती थी, उनको आंखें बंद करके बोला जाता था ऐसे इसको टच करो और बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो। ये तो सॉफ्ट है, इसका स्ट्रक्चर आगे से नोकीला है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है इसको अगर टच कर रहा हूँ तो, यहाँ से थोड़ा सा ग्रिप ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन दे रही हूँ, यानी कि अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ आपको के अपने माउथ के थ्रू, राइट। अब यहाँ पे क्या होता था कि भाई तुम नहीं बता सकते कि वो इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक कितनी सही है और कितनी गलत है, राइट। ये साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं किया जा सकता कि इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और हर इंसान का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता था। तो वो यूं बोलते थे कि अगर टच कर रहे हो इसका मतलब अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो है वो टच को भी सेंस कर सकता है, अच्छा उसको पेन भी होता है। तो बेसिकली उसका मेन फोकस था स्ट्रक्चर पढ़ने पे। किसके स्ट्रक्चर, माइंड का स्ट्रक्चर। कौन सी टेक्निक यूज करी जाती थी, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक क्या होती है, जिसमें एक इंसान को बुलाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आप अपनी फीलिंग्स बयां करो, ठीक है। लेकिन ये क्या है बेटा, इसको कभी भी हमने आउटसाइड ऑब्जर्वर्स के थ्रू अगर हम वेरीफाई करते हैं तो इसका कोई प्रॉपर रिजल्ट निकल के नहीं आया। जैसे कि आफ्टर टेस्टिंग अ लेमन अ पर्सन में डिस्क्राइब द पर्सन एक्सपीरियंस इज सोर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि नींबू अगर आप एक इंसान को दो तो उसे खट्टा फील हो, ओके। शार्प, माउथ वाटरिंग, दस दिस इज सिमिलर टू इंट्रोस्पेक्शन, ओके। अब सबसे पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म। पहली लैब बन गई थी साइकोलॉजी की, जर्मनी में बन गई थी, विल्मेट, सॉरी, ओके। उसके बाद वुंट को जो था, वुंट जी को किसने चैलेंज दिया, उन्होंने बोला भाई आप ये क्यों पढ़ रहे हो कि उसका स्ट्रक्चर बताओ, माइंड जो आपको दिखाई नहीं देता आप उसका स्ट्रक्चर कैसे पता कर सकते हो। तो वहां पे आए विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो थे उन्होंने अमेरिका में अपनी एक और लैब बनाई, ठीक है। उनका मेन फंक्शन किस पे फोकस था, फंक्शनलिज्म। देखो आप फर्स्ट वर्ड से ही पकड़ सकते हो, फंक्शनलिज्म मतलब फंक्शन। किसका फंक्शन, किसकी बात हो रही थी, माइंड की बात हो रही थी। तो इन्होंने बोला कि आप स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे मेन फोकस मत करो, आप किस पे फोकस करो, फंक्शन ऑफ माइंड पे मेन फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। जेम्स जो थे वो ये मानते थे कॉन्शियसनेस जो होती है वो क्या होती है, ये पहले अभी जो फिलहाल
चल रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस। ये जो अभी चल रहा है वो कॉन्शियसनेस है जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व है, और माइंड के फंक्शन पे मेन फोकस करो, ना कि माइंड के स्ट्रक्चर पे। जैसे कि फियर हेल्प्स अ पर्सन रिएक्ट क्विकली एंड स्टे सेफ इन डेंजर सिचुएशन। यानी डर जो होता है वो किसी भी इंसान का, वो क्या करता है, वो डर जो है वो उस इंसान को एकदम से रिएक्ट करने में मजबूर करता है, जिसकी वजह से आप डिफिकल्ट डेंजर सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हो। ठीक है, सो बेसिकली विलियम वुंट ने किस पे फोकस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे। विलियम जेम्स ने किस पे फोकस किया, फंक्शन ऑफ माइंड पे। फिर आई गेस्टल पर्सपेक्टिव। अब देखो, तब हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम सिंगल साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं करते, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं वो एक पर्सपेक्टिव था, वो एक नजरिया था। सो गेस्टल साइकोलॉजी जो थी वो भी जर्मनी में ही आई थी। कब आई थी, 20th सेंचुरी में आई थी। इनका मेन फोकस पे था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो आपके एनवायरमेंट में एक्सपीरियंस ले रहे हो ना आप, ठीक है, आप अपने एनवायरमेंट में, ओके, आप अपने एनवायरमेंट में जो एक्सपीरियंस ले रहे हो ना वो एज अ होल लेते हो। आप कोई भी चीज जो है वो टुकड़ों में नहीं सीखते हो। देखो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि वी एक्सपीरियंस इज मोर देन द सम ऑफ सेपरेट सेंसेशंस। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल बना दूं, अब ये बताओ मुझे, क्या ये आपको पता है ये ट्रायंगल है या नहीं, हमने, लेकिन हमारे दिमाग ने इसको क्या कंसिडर किया, ट्रायंगल ही कंसिडर किया। तो ये ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारी चीजों को, वो हमारे एक्सपीरियंस को एज अ होल लेता है, एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की तरह लेता है, ना कि उसके सम मतलब उनके टुकड़ों के तौर पे वो चीजों को नहीं सीखता, बल्कि एक पूरी स्टोरी के तौर पे वो एक्सपीरियंसेस को याद रखता है। ठीक है, सो गेस्टर्स पर्सपेक्टिव का मेन फोकस किस पे था, एक्सपीरियंस पे था। उनका ये मानना था कि आपका दिमाग एज अ होल चीजों को समझता है, ना कि टुकड़ों में। ठीक है, चलो गेस्टर्स पर्सपेक्टिव के बाद कौन आया, हम उसके बाद आया बिहेवियरिज्म। देखो बिहेवियरिज्म में फर्स्ट वर्ड क्या है, बिहेवियर। तो 1910 में जॉन वॉटसन जो थे उन्होंने बोला कि माइंड और कॉन्शियसनेस जो है, हम नहीं मानते कि वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट ऑफ मैटर है, मेन फोकस उस पर करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि बिहेवियर जो है साइकोलॉजी में उस पर मेन फोकस करना चाहिए, क्योंकि बिहेवियर एक ऐसी चीज है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बिहेवियरिज्म किसने दिया था, जॉन वॉटसन ने दिया था। इनका मानना ये था कि किस पे एम्फेसाइज होनी चाहिए, बिहेवियर पे एम्फेसिस होना चाहिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो रेगुलरली स्टडी कर रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेज, मार्क्स, रिवॉर्ड स्ट्रेंथेंस देयर दैट बिहेवियर। क्यों, क्योंकि कोई उसको घर वाले उसके प्रेज कर रहे होंगे, उसके टीचर्स उसको प्रेज कर रहे होंगे, उसके फ्रेंड्स उसको प्रेज कर रहे होंगे, मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा होगा स्कूल में, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, स्ट्रांग होता चला जा रहा है, इसलिए वो और ज्यादा अच्छा पढ़ता जा रहा है। तो ये जॉन वॉटसन ये बोलते हैं कि आप बिहेवियर पढ़ो, ना कि आप वहां पे बैठ के ये पढ़ो कि माइंड कैसे काम करता है, कॉन्शियसनेस, इन सब की बातें आप मत करो। फिर आए साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। ये जो है ये भी पर्सपेक्टिव है, लेकिन इसमें जो आप मेन नाम पढ़ोगे वो पढ़ोगे सिगमंड फ्रॉड का। सिगमंड फ्रॉड जो थे बेटा, उन्होंने ये बोला कि बिहेवियर जो होता है ना वो डायनेमिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, किसका, अनकॉन्शियसनेस, डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जो आप बिहेव कर रहे हो आज के टाइम पे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है आपके बचपन के, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंस थे उनके उनके द्वारा कहीं ना तो कहीं वो चीज़ इफेक्ट हुई है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है वो आज के टाइम पे जैसा है वैसा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक इंसान है जिसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी सिचुएशन में, माइट भी उसको बचपन से ही किसी ने तो किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी रही होगी, जिसकी वजह से उसका इरिटेशन लेवल थोड़ा ज़्यादा है। सो बच्चों, आज हमने बात करी है कि क्या क्या मिथ थे, कॉमन सेंस को हम किस तरीके से साइकोलॉजी में नहीं कंसिडर करते। दूसरी चीज हमने पढ़ा कि इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कैसे हुई। पहली चीज क्या आई थी, स्ट्रक्चरलिज्म, फिर आई फंक्शनलिज्म, फिर आया गेस्टल्स पर्सपेक्टिव, फिर आया बिहेवियर और साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।